तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमें पता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास मेटल और दूसरा होता है लीगेंड। अब हमें कैसे पता लगेगा कि मेटल का नेचर क्या है, लीगेंड का नेचर क्या है। देखो, मेटल हमारा कैसा होता है, मेटल होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और लीगेंड होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच। और अगर हम ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ल्यूइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक ल्यूइस बेस और एक ल्यूइस एसिड। तो जब हम ल्यूइस एसिड की बात करते हैं तो वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके। दैट मीन्स मेटल बिहेव एज ल्यूइस एसिड एंड लीगेंड बिहेव एज ल्यूइस बेस। दैट मीन्स इसके पास, हमारे पास जो लीगेंड है, इसके पास हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स वो इस मेटल को डोनेट करेगा, जिससे हमारे पास एक मेटल लीगेंड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और उससे हमारे पास बनेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, अगर हम एक जनरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिडर करें तो मैं मेटल को M से रिप्रेजेंट करूँगी और लीगेंड को L से रिप्रेजेंट करूँगी। तो मेरे पास एक मेटल M है जिसके पास कुछ लीगेंड्स लगे हुए हैं, लेट्स से X, और इसको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करा। ये हमारे पास न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, जनरल एग्जाम्पल, कि हमारे पास एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर हमारे पास M रिप्रेजेंट करता है मेटल और L रिप्रेजेंट करता है लीगेंड। अब इसके अंदर हमारे पास जो M और L है, M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और L है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच। तो लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो लीगेंड है वो दैट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड मेटल इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब आप सब सोच रहे होंगे कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, वो तो समझ आ गया, बट इसको हमने कोऑर्डिनेशन क्यों वर्ड नाम दिया, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, हमारे पास यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हमारे पास एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और यूजुअली हम उसे कंसिडर करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बट यहाँ जो शेयरिंग हो रही है वो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। जो लीगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है मेटल को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है कि हमारे पास जो डोनेट करने वाला लीगेंड होता है ना, जो डोनेट करने वाला आटम होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है उसको। तो इस वजह से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और हमने इसको नाम दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं। अगर हम न्यूट्रल का एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे पास है NiCO4, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो कि एक न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2, ये हमारे पास है अनदर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब हम आयनिक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो आयनिक कॉम्प्लेक्स में फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, या तो मेरे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो। तो अनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो। तो उसका एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, FeCN6 4 नेगेटिव, या फिर PtCl4 2 नेगेटिव। ये हमारे एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। और जब हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, हमारे पास ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो वो हमारे कौन से एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे कि PtNH3 होल 4, चार्ज हमारे पास है +2। और ऐसे ही अगर हम कोई और कॉम्प्लेक्स देखेंगे, जैसे हो गया हमारे पास CONH3 होल 6 +3, ये है हमारे कुछ एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को डिटेल्ड फॉर्म में समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, उसे आप दो स्फीयर्स में डिवाइड कर सकते हो। एक आपका ये पार्ट है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का और दूसरा ये पार्ट है। देखो, जो ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो आपका ये सेकेंड पार्ट है इसे बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर।
अब हमने इन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में क्यों डिफ्रेंशिएट करा? क्योंकि जैसे ही आप इसे एक्वस कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, जैसे ही आपने इस कॉम्प्लेक्स को एक्वस कंडीशंस प्रोवाइड करी, ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, CONH3 होल 6 +3 + 3Cl नेगेटिव। यानी यहाँ पर मेरे पास एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई और 3 एनाइंस की फॉर्मेशन हुई। ये जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा फर्दर ब्रेक नहीं होता, इस वजह से हम इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये हमारा आयनाइजेशन स्फीयर। इसके बाद ये हमें पता है कि ये हमारा मेटल है और यहाँ हमारे पास ये अमोनिया किसका काम कर रहा है? लीगेंड का। यानी ये लीगेंड है, ये मेटल है, और इसके अंदर नंबर ऑफ लीगेंड्स को हम कंसीडर करें तो ये दिखाता है कि हमारे पास ये जो मेटल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो ये हमारा ओवरऑल एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, आयनाइजेशन स्फीयर होता है, एक मेटल होता है। अगर ये हमारे पास एक ही मेटल है तो यही हमारा सेंट्रल मेटल की तरह एक्ट करेगा इसमें। फिर ये हमारे पास लीगेंड है, और इसके बाद ये जो जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स अटैच्ड हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी वॉज गिवन बाय वर्नर इन 1893। वर्नर ने बोला कि हमारे पास जो मेटल होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके पास 2 टाइप की वैलेंसीज होती है। उसने 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज के बारे में बताया। उसने क्या बताया कि कौन सी 2 तरीके की वैलेंसीज होती हैं? उसने बोला कि एक हमारे पास होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी। और ये दोनों ही वैलेंसीज हम किसी मेटल के लिए बात कर रहे हैं, यानी जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसका जो मेटल है उसके लिए हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी को हम बोलते हैं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, और सेकेंडरी वैलेंसी होती है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। यानी मेटल के ऊपर क्या चार्ज है वो हम प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू बताएंगे, और मेटल के साथ कितने लीगेंड्स अटैच्ड हैं उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू बताएंगे। अब प्राइमरी वैलेंसी आपकी आयनाइजेबल है और नॉन डायरेक्शनल है। इट इज आयनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल। अब ये आयनाइजेबल और नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब हुआ? आयनाइजेबल का तो मीनिंग है कि ये हमारे पास मेटल के चार्ज के बारे में बताती है। दैट मीन्स कुछ आयनाइजिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ हो गया ना, तो इस वजह से इसको बोल दिया गया आयनाइजेबल। और नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि ये वाली जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी की जो एटम्स हैं, जो एटम्स प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, जिससे हम मेटल की प्राइमरी वैलेंसी को फाइंड आउट करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी हो सकते हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी हो सकते हैं ऐसे एटम्स। इस वजह से उन्हें बोला गया नॉन डायरेक्शनल। अब हमें पता है कि प्राइमरी वैलेंसी मेटल के चार्ज के बारे में बताती है, और मेटल हमारा कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसका क्या मतलब है कि मेटल या तो न्यूट्रल एग्जिस्ट कर सकता है या फिर वो पॉजिटिवली चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर मेटल न्यूट्रल या फिर पॉजिटिवली चार्ज ही हो सकता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके एलिमेंट के बारे में, उसके चार्ज के बारे में बताने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? ईदर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। तो यहाँ हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए देख रहे हैं, तो हम अभी नेगेटिवली चार्ज एटम्स को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर हमने न्यूट्रल एटम्स यानी न्यूट्रल लीगेंड्स को कंसीडर कर लिया तो वहाँ पर हमारे पास मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। सो हम यहाँ एनाइंस के साथ डील करेंगे। अब जो एनाइन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, एनाइंस which satisfies only primary valency are found inside the coordination sphere. Sorry, outside, are found outside the coordination
स्फीयर, लेकिन जो एलिमेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मिलेंगे वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगे। अब ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब हमारे पास यहाँ दो एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमें पता है कि Cl नेगेटिवली चार्ज होता है और ये हमारे पास सिर्फ आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, और सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर Cl इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, और जब हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ क्लोरीन आपका प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले इन दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की सेकेंडरी वैलेंसी को देखते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब था कि उस मेटल के अराउंड कितने हमारे पास लिगेंड्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ मेरे पास क्या है, नंबर 6, यानी 6 अमोनिया लिगेंड्स हमारे पास कोबाल्ट मेटल के अराउंड अटैच्ड हैं। तो इसका हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी इस मेटल के लिए हमारे पास आएगी 6। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास 6 आएगी, क्योंकि यहाँ 5 तो अमोनिया अटैच्ड है और एक क्लोरीन आटम अटैच्ड है, तो टोटल तो 6 लिगेंड्स ही अटैच्ड है हमारे पास मेटल के साथ। तो इस वजह से हमारी सेकेंडरी वैलेंसी तो दोनों में 6 आ रही है। लेकिन जब हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर मेरे पास क्या चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो अब यहाँ पर मेरे पास अमोनिया हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स कि मेरे पास ये जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ मेरे पास Cl कैसा है, Cl हमारा Cl नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर 3 Cl नेगेटिव होंगे दैट मीन्स कहीं पर चार्ज +3 होगा, तभी वहाँ पे 3 क्लोरीन नेगेटिव आयंस अटैच होंगे, क्योंकि हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव पर जाके अटैच होता है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक +3 चार्ज है, और हमारा जो अमोनिया है वो न्यूट्रल है। तो अगर ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो ओवरऑल सारा +3 चार्ज हमारा कोबाल्ट के ऊपर होगा। तो हमारी प्राइमरी वैलेंसी क्या आई, प्राइमरी वैलेंसी हम क्या बताते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। तो हमारे पास यहाँ प्राइमरी वैलेंसी है +3। सिमिलरली जब हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स की तरफ देखते हैं, सेकेंड कॉम्प्लेक्स में बाहर क्या है, Cl2। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक +2 चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। अब यहाँ मुझे पता है कि अमोनिया तो नेगेटिव न्यूट्रल होता है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज होता है, दैट मीन्स -1 यहाँ पर है। अब अगर यहाँ -1 है तो कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज होगा कि ओवरऑल एक +2 चार्ज आ जाए मेरा। तो अगर मेरे पास कोबाल्ट पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तभी तो ये +3 और -1 कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और मेरे पास एक +2 चार्ज ओवरऑल आएगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो यहाँ पर मेरे पास प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू आएगी +3। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये थी हमारी वर्नर्स थ्योरी। अब इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ वर्नर्स थ्योरी। तो चलो देखते हैं कि ऐसे क्या एविडेंसेस हैं जो वर्नर्स थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट एविडेंस है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। वर्नर्स ने क्या बताया था, वर्नर ने कि हमारे पास किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और एक आयनाइजेशन स्फीयर होता है, जिसमें हमारा आयनाइजेशन स्फीयर आयनाइज हो जाता है एक्वस मीडियम में और कोऑर्डिनेशन स्फीयर इंटैक्ट रहता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करते हैं तो हमारी कंडक्टेंस कैसे इंक्रीज होती है, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी जितने नंबर ऑफ आयंस मेरे उसमें सोल्यूशन के अंदर होंगे कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अब वर्नर्स थ्योरी किस तरीके से यहाँ पर इस एविडेंस में प्रूफ हो रही है, क्योंकि देखो वर्नर्स ने क्या बताया था कि हमारे जो आयनाइजेशन स्फीयर के आयंस हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर बताए गए, जैसे हमने कुछ एग्जांपल ले लिए, CONH3 होल 6 ओवरऑल Cl3, फिर हमने एक एग्जांपल लिया CONH3 होल 5 Cl2, फिर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया CONH3 होल 3 Cl3। ये हमने कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करे। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर मुझे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये मिलता है और 3 क्लोरीन आयंस मिलते हैं, यानी टोटल यहाँ मुझे 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 आयंस मिलते हैं सोल्यूशन में। सिमिलरली जब मैं इसमें एक्वस मीडियम प्रोवाइड करूँगी इस कॉम्प्लेक्स के लिए तो मुझे 3 आयंस मिलेंगे यहाँ से, और यहाँ से मुझे कोई आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि ये कैसा है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर मुझे किसी भी आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी, और हमें पता है कि कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे
जो मेरा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ मुझे मैक्सिमम कंडक्टेंस मिलेगी और यहाँ मुझे मिनिमम कंडक्टेंस मिलेगी, या हम कह सकते हैं कि यहाँ कंडक्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? अब इसका मतलब है कि हमारी जो वर्नर्स थ्योरी है वो यहाँ पर इस एविडेंस ने उसे सपोर्ट करा है। वर्नर ने बताया था ना कि आयनाइजेशन स्फीयर में जितने ज़्यादा हमारे एटम्स आयनाइजेशन स्फीयर में होंगे उतने ज़्यादा हमारी आयंस की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से मुझे फर्स्ट एविडेंस मिला ये। सेकेंड एविडेंस है हमारे पास क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पर हम किस तरीके से मेजर करेंगे? ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। यानी यहाँ पर भी हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर भी हमारी वो आयनाइजेशन स्फीयर वाली जो थ्योरी थी वर्नर्स की कि नंबर ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर में अगर मेरे एटम्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे एक्वस मीडियम के अंदर, जिस वजह से मेरे पास जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा डिप्रेशन फील होगा हमें उस टाइम पर, और उससे मुझे क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट से मैंने वो थ्योरी भी इसके अंदर वर्नर्स थ्योरी के लिए ये भी हमारे पास एक सपोर्टिव एविडेंस आता है। नेक्स्ट हमारे पास एविडेंस है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 6 Cl3। जब मैं इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करती हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 मोल AgCl प्रोड्यूस होते हैं, यानी 3 मोल AgCl मुझे यहाँ मिलते हैं। और उसी टाइम पर जब मैं कोई इस तरीके का कंपाउंड लूँ CONH3 होल 3 Cl3 और इसको अगर मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन इसकी शो करूँ तो यहाँ मुझे कि कोई भी प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं होता। AgCl के प्रेसिपिटेट्स मुझे यहाँ ऑब्जर्व होते हैं। और अगर मैं इसी तरीके से CONH3 होल 4 Cl2 Cl इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन शो करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर 1 मोल ऑफ AgCl मुझे ऑब्टेन होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ आयंस मेरे आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होंगे वही मेरे प्रेसिपिटेट आउट होंगे, क्योंकि जो आयंस अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं वो तो प्रेसिपिटेट आउट हो ही नहीं सकते। क्यों प्रेसिपिटेट नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो अंदर वाले हैं ये तो बाहर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये तो हमारे इस सेंट्रल मेटल के साथ अटैच्ड हैं, वो ब्रेक नहीं हो रहा मेरा कॉम्प्लेक्स, जिस वजह से यहाँ पर मुझे किसी भी आयन की फॉर्मेशन, किसी भी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं हो रही, जबकि इन दोनों रिएक्शंस के अंदर मुझे प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन हो रहे हैं। तो ये वाली हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक तरीके से हमारी सपोर्टिव एविडेंस है वर्नर्स थ्योरी के लिए। आज के लेक्चर में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की और फिर हमने वर्नर्स थ्योरी को स्टडी करा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी EAN रूल को स्टडी करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।